हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एज यू ऑल नो कि हम लोग एथिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जून एंड जुलाई में। लेट अस नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को हम समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी अप्लाई होती है। एक केस स्टडी के थ्रू इसको डेमोन्स्ट्रेट करके समझने की भी कोशिश करेंगे। एक सबसे पहले एग्जाम्पल लेके समझिए कि अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि आप एक क्रिकेट टीम के कैप्टन हो, और एक ऐसा सिचुएशन हुआ कि आपके कुछ प्लेयर्स जो थे आपकी टीम में, उनकी पुअर परफॉर्मेंस थी। अब क्योंकि उनकी पुअर परफॉर्मेंस हुई मैच में, और आप क्योंकि कैप्टन थे, अनफॉर्चुनेटली लेट्स से कि आपकी टीम जो है वो हार गई। अगर आपकी टीम मैच को हार गई तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि अब आप क्या करोगे। अकाउंटेबिलिटी जो है वो ये कहती है एक सिंपल लैंग्वेज में कि आप डिफीट को एज अ कैप्टन एक्सेप्ट करो और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो टीम के हारने की। इवन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके ऊपर आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर मैच आप किसी और की वजह से हारे। तो यहाँ पर एक चीज को याद रखिए, अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ इस एग्जाम्पल में, हमारे क्रिकेट टीम का कैप्टन। तो जो भी अथॉरिटी होती है उस अथॉरिटी को हर हालात में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि क्या आउटकम हुआ है। यानी कि अगर हम ये कॉन्सेप्ट को अब अगर सिविल सर्विसेज के केस में अपनाएं और इस एग्जाम्पल को वहां पर अप्लाई करें, तो सिविल सर्विसेज में हम ये कहते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, उन सिविल सर्वेंट्स को अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी उन्होंने डिसीजंस अपनी अथॉरिटी में लिए हैं, एंड वो अथॉरिटी एज अ सिविल सर्वेंट उन्होंने लिए हैं, उन डिसीजंस को उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सिंपल लैंग्वेज में ये कहती है कि अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो, आपने सिविल सर्वेंट होते हुए कोई अपनी उस अथॉरिटी में डिसीजन लिया है, उस डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग दैट डिसीजन। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो हमारा जो इस एग्जाम्पल से कोर आइडिया निकला है वो ये है कि एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो अकाउंटेबिलिटी जो है उसका मतलब होता है टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। तो आप अपने एक्शंस और कॉन्डक्ट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं कि अगर हमें यूपीएससी के एग्जाम में इसको लिखना है, तो इसको एग्जाम में हम लोग कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई देयर डिसीजंस एंड एक्शंस टू द सिटीजंस। देखिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं है, बट जस्ट एक फॉर्मल एक्सप्रेशन कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है एक ऑब्लिगेशन, आपकी ड्यूटी है। एक ऑब्लिगेशन जो है पब्लिक ऑफिशियल्स का, टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। तो आपका कोई भी डिसीजन हो एज अ सिविल सर्वेंट, आपका कोई भी एक्शन हो एज अ सिविल सर्वेंट, यू हैव टू बी एबल टू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन देम टू whom? द सिटीजंस। सिटीजंस क्योंकि पीपल आर द अल्टीमेट सोवरेन इन इंडिया। तो बिकॉज पीपल आर द अल्टीमेट सोवरेन, you have to be answerable to them in this sense, in this context of our accountability का definition. So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर हम एक एथिकल थिंकर की बात करें जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी को अपनाया है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डीपन होगी। एक एथिकल थिंकर है जिनका नाम है लॉर्ड एक्टन। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। इन्होंने कहा पावर करप्ट्स, बट एब्सोलूट पावर करप्ट्स एब्सोलूटली।
बहुत सिंपल कोट है, लेकिन बहुत रेलेवेंट है अकाउंटेबिलिटी की डिबेट में। लॉर्ड एक्टन का मानना यह है कि अगर कभी भी एक ऐसी सिचुएशन हो जिस सिचुएशन में किसी एक पर्सन के पास पावर हो और उस पावर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी ना हो। अकाउंटेबिलिटी अब हमें पता है क्या है, यानी कि अगर वो बंदे को पावर दे दी जाए इस तरीके से कि उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके एक्शंस की इस पावर में होते हुए, तो जाहिर सी बात है वो इस पावर का मिसयूज करेगा। तो यहाँ पर लॉर्ड एक्टन का कहने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप पावर जरूर दो किसी भी बंदे को, लेकिन पावर बिना अकाउंटेबिलिटी के मत दो। क्योंकि अगर पावर आपने बिना अकाउंटेबिलिटी के दी तो इसकी वजह से इस बंदे के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि वो अपने एक्शंस को किसी को जस्टिफाई और एक्सप्लेन कर पाए। और जब किसी के पास एक ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि उसके पास पावर होती है लेकिन उनको अपने एक्शंस को जस्टिफाई और एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं होती, तो ये पावर का अक्सर मिसयूज होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट पावर हो जाती है ये, और ये फिर आपको डेफिनेटली करप्ट बनाती है। तो ये एक बहुत रेलेवेंट कोटेशन है और बहुत एक रेलेवेंट थिंकर का थॉट है यहाँ पर, जिसको हम लोग अप्लाई भी करते हैं केस स्टडीज वगैरह में जो हम देखेंगे। अब लेट से एक आपको मैं हाइपोथेटिकल केस स्टडी देता हूँ। केस स्टडी बड़ी सिंपल है कि यू आर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, देर इज राशन डिस्ट्रीब्यूशन occurring in your district, but corruption has led to failure of ration distribution. Media has highlighted the issue and there is pressure upon you to blame your subordinates. So, what are the stakeholders involved? What are the ethical issues involved? What ethical solution will you go for? And what is the justification for that solution? ये 4 पॉइंट क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी केस स्टडी में पूछती है, तो हम भी उसी 4 पॉइंट तरीके से आंसर करेंगे। तो आपके सामने केस स्टडी है बिल्कुल सिंपल सी। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि आप एक जगह के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा था। उस राशन डिस्ट्रीब्यूशन के काम के दौरान मीडिया ने हाईलाइट किया कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन में करप्शन है। इस करप्शन के कारण ये हो रहा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में राशन डिस्ट्रीब्यूशन का फेलियर हो गया। तो अब आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है एज अ डीएम कि आप ये अपने ऊपर मत लो, लेकिन जो भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन में फेलियर हुआ है इसका ब्लेम अपने सबॉर्डिनेट्स पे डाल दो। तो अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? तो हमने बात करी अकाउंटेबिलिटी की, अभी हमने बात करी लॉर्ड एक्टन के बारे में भी। अब इन दोनों को फ्यूज करके एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज है कि भाई व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व। अगर हम उसको देखें ब्रॉडली तो एक चीज तो बहुत क्लियर कट समझ आ जाती है केस स्टडी को पढ़ते ही कि एथिकल इशू इन्वॉल्व है एक इंडिविजुअल यानी कि आप एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वर्सेज एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिसको आप होल्ड कर रहे हो। ये सबसे पहला है। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है? लीडरशिप इशू। आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, आप डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी प्रकार का कोई एक्शन अगर लिया गया है, आपकी लीडरशिप में लिया गया है, तो यहाँ पर एक लीडरशिप इशू इन्वॉल्व है। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? केस स्टडी को पढ़ते ही हमें समझ आ जाना चाहिए। सबसे पहला स्टेक होल्डर है द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि आप खुद। दूसरा आपका जूनियर स्टाफ जो इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। तीसरा यहाँ पर क्योंकि पब्लिक राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो राशन किसको मिलता है? बेनिफिशियरीज को।
इसके साथ साथ चौथा इंस्टीट्यूशन कौन इन्वॉल्व है? मीडिया, जिसने इस केस को हाईलाइट किया। तो ब्रॉडली अगर हम केस स्टडी को एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ें तो ये चार हमारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। हमने एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए। अब आप सोल्यूशन क्या प्रिस्क्राइब करोगे? आप सोल्यूशन ये प्रिस्क्राइब करोगे जो बहुत कॉमन सेंस कहता है कि भाई क्योंकि यहाँ पर एक लीडरशिप इशू इन्वॉल्व है और वो लीडरशिप के पीछे एक अकाउंटेबिलिटी का क्राइसिस है, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा कि एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आई विल एक्सेप्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स जो हुआ है। सबसे पहली चीज तो यही है कि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो। अकाउंटेबिलिटी एज अ वैल्यू आपको ये सिखाती है सिविल सर्विसेज में कि अगर आपके लीडरशिप में कोई क्राइसिस हुआ है आप उसको, इसके लैप्स को एक्सेप्ट करो। इसके बाद आप क्या करोगे? जब आप अपनी लीडरशिप क्राइसिस में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स को एक्सेप्ट करोगे तो दूसरा स्टेप क्या होता है? दैट ऑर्डर इंक्वायरी। इंक्वायरी से पता चलेगा कि कौन कौन इन्वॉल्व है, एंड देन टेक स्टेप्स टू रेक्टिफाई प्रोसेसेस टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया, एंड इम्प्रूव पब्लिक सर्विस डिलीवरी? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक राशन डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है, और राशन डिस्ट्रीब्यूशन में करप्शन है, यानी कि पब्लिक सर्विसेज जो बेनिफिशियरीज हैं उनको नहीं पहुंच रही। तो आपको प्रोसेसेस को फिक्स करना है जिससे कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। तो आपने ये सोल्यूशन दिया, लेकिन यूपीएससी आपसे ये भी पूछती है कि अब आप जस्टिफाई कीजिए कि ये आपने सोल्यूशन क्यों दिया। तो जस्टिफिकेशन क्या है? बहुत सिंपल है। जस्टिफिकेशन ये कहता है कि भाई ब्रिंगिंग अकाउंटेबिलिटी इन द सिस्टम इंस्पायर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस। अभी आपके सामने सिनेरियो बहुत सिंपल था। सिनेरियो ये सिंपल था कि आपके सामने प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर करप्शन हुआ है, उस करप्शन को लीक जो हुआ है उसको भी प्लग इन करना है, पब्लिक कॉन्फिडेंस भी इंस्पायर करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे भी लेनी। तो ये तीन चीजें जब आप करते हो तो ये चीजों से एक चीज तो तय हो जाती है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि एज अ सिविल सर्वेंट पब्लिक मोरल विल ऑलवेज इंस्पायर पब्लिक स्पिरिटेड एक्शंस। तो ये कॉमन सेंस से हमें ये चीज क्लियर हो गई। तो एक इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटेबिलिटी का, हमने उसको अप्लाई किया। अप्लाई करके यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल छोटी सी केस स्टडी भी बनाई, एक एथिकल थिंकर भी पढ़ लिया। इसी तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि एथिक्स का कोर्स हम पढ़ेंगे जो कि जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और वो चलेगा ऑल द वे अप टिल फेब्रवरी मार्च। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे, एग्जाम्पल्स को भी समझेंगे, थिंकर्स को भी समझेंगे, और रेगुलरली उनको अप्लाई भी करेंगे। पूरे कोर्स में 70 से ज़्यादा क्लासेस होंगी। हर क्लास में आपको मैं केस स्टडी अप्लाई करके दिखाऊंगा, आपको वो एबिलिटी सिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी केस स्टडीज दूंगा। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि जब तक आप अगले साल के फेब मार्च तक पहुंचते हो आपके 120 से 130 नंबर एथिक्स में कहीं नहीं गए। इतने इजीली आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि एक रिगरस तरीके से हम पढ़ेंगे और रिगरस तरीके से पढ़ के इसको आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।